हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सेल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और इस चैनल में हम जो है अब एक नई सब्जेक्टिव चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीजीटी, टीजीटी, जीडीसी और हायर एजुकेशन और एलटी में जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जिन्हें पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को जो है हम तीन तीन अलग अलग तरीक़े से करेंगे। एक क्वेश्चन का टाइप ये रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन। ये मोस्ट कंसर्निंग क्वेश्चन है जो कि ओपी गाभा और अच्छी किताबों से जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने रखे हैं। और जो दूसरा तरीका होगा जिससे हम इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और तीसरा जो होगा उसमें हम टॉपिक वाइज, जैसे कि प्लेटो के बारे में पढ़ना है, अरस्तू के बारे में पढ़ना है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो पहला जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा फ्रांसिस बेकन के बारे में है। फ्रांसिस बेकन, इनका जन्म हुआ था 1561 में और 1626 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक ब्रिटिश दार्शनिक हैं, यानी कि ये ब्रिटेन के हैं, जिनका मानना था कि विज्ञान की उन्नति से ही समाज की उन्नति हो सकती है। साइंस में इनका जो है काफ़ी विश्वास था। और अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए बेकन ने जो है विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही, यानी कि इनलाइटेंड डिक्टेटरशिप की जो है संस्तुति दी थी। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही का सिद्धांत किस महान राजनीतिक व्यक्ति ने दिया था। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे फ्रांसिस बेकन, जो कि कहाँ से हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है। देखो, एक जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कि एक पॉइंट जैसे हमने कवर किया, तो उसके अंदर लगभग लगभग 6 क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। जैसे कि जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ से वो संबंधित थे, किस विचारधारा से संबंधित थे, फिर उनका सिद्धांत क्या है। और कभी कभी बीच में ऐसा भी आएगा कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। दूसरा देखते हैं, जर्मन दार्शनिक हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। ओके, क्या नाम था? फ्रेडरिक नीत्शे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 1844 में और 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि जो राज्य होता है, स्टेट होता है, स्टेट बेसिकली क्या है? पॉलिटिकल साइंस का क्या है? सेंटर है। क्योंकि हम ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो स्टेट से ही कंसर्निंग होती है। तो इसमें कि राज्य स्वयं शक्ति का प्रतिरूप है। तो ये बेसिकली क्या है? स्टेट इज़ अ रिप्लिका ऑफ पावर। ये बेसिकली क्या है? शक्ति का प्रतिरूप है। वह किन्हीं ऐसे नियमों से नहीं बंधा है जो उसकी शक्ति के विस्तार को रोक सके। यानी कि इन्होंने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर माना है। उसने मानव प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक ही नहीं बल्कि अभीष्ट माना है। अब देखिए, यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहली बात तो फ्रेडरिक नीत्शे जो हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं। वो जर्मनी के रहने वाले हैं। उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने राज्य को क्या माना? शक्ति का प्रतिरूप माना। और वह ये मानते हैं कि राज्य किसी भी ऐसे नियम से जो है बंधा नहीं है जो कि उसके शक्ति के विस्तार को रोक सके। और मानव प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक ही नहीं बल्कि अभीष्ट माना है। यानी कि अगर मानव को अपना प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसे वार करना ज़रूरी है। पेपर में ये पूछेगा कौन सा फिलोसफर या दार्शनिक है या राजनीतिज्ञ दार्शनिक है जो ये मानता है कि मानव प्रगति के लिए युद्ध आवश्यक ही नहीं बल्कि अभीष्ट है। तो आप क्या बताओगे? फ्रेडरिक नीत्शे। और फ्रेडरिक नीत्शे जैसे लोगों ने ही जो है मुसोलिनी और हिटलर को जो है इन्होंने क्या किया था? इंस्पायर किया था। और बाद में उन्होंने जो है तानाशाही की जो है पराकाष्ठा पे जो है सोसाइटी को पहुंचा दिया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच दार्शनिक जीन जाक रूसो, रूसो के बारे में सभी लोग जानते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसमें जो है इनका नाम बहुत है। और ये कहाँ से हैं? ये फ्रांस से हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1712 में हुआ था और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने क्या बताया कि अलगाव का मुख्य कारण जो होता है कृत्रिम सभ्यता के विकास को माना जाता है। इनका मानना ये था कि जब आप नेचुरल फेज़ में थे तो इंसान बहुत प्योर था। और जैसे जैसे व्यक्ति ने जो है आर्टिफिशियल सोसाइटी को डेवलप किया, प्रॉपर्टी वगैरह डेवलप किया, तो वो क्या हो गया? उसका जो मन है वो करप्ट हो गया। यानी कि वो कह सकते हैं कि उसकी जो दृष्टि थी वो गलत हो गई। क्योंकि उनका मानना ये था कि जब व्यक्ति जो है नेचुरल फेज़ में था तो उसे सही और गलत की कोई जानकारी नहीं थी, वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में था। लेकिन जैसे जैसे कृत्रिम सभ्यता का निर्माण होता गया, फिर
क्या हुआ, व्यक्ति एकदम करप्ट होता गया और समाज पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। जैसे कि भारत में क्या हुआ कि भारत की जो सोसाइटी थी वो बहुत बहुत ज़्यादा जब कह सकते हैं कि गलत कामों में इन्वॉल्व होने लगी, तो दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, कब स्थापना की थी, 1875 में जब उन्होंने स्थापना की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि समाज जो है, समाज को कुछ नए चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर वो सिर्फ खाली वेदों की ओर लौट जाए, वेदों को ही पढ़ना पाठन शुरू करे और उसी को अपनी लाइफस्टाइल बना ले, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगी, सारे चीज़ों में सुधार हो जाएंगे, जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसी तरीके से जो रूसो हैं उन्होंने भी कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, ताकि चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, लोगों के अंदर का जो लालच है, जो ग्रीडी है, जो ग्रीडीनेस है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और रूसो की मौत के 11 वर्ष बाद ही फ्रांस में क्या हुआ था कि ब्लड शेडेड जो है, यानी कि रक्त रंजित जो है, क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी। तो याद रखिएगा जीन जैक्स रूसो के बारे में। और जब हम पर्टिकुलर सिर्फ खाली रूसो के बारे में पढ़ेंगे तो मैं एक एक डिटेल आपको कराऊंगा, वो थोड़ा सा 50-60 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन पूरी डिटेल में वो पढ़ेंगे हम लोग। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा, जर्मन जर्मन दार्शनिक थे, आदर्शवादी हैं, जिनका नाम क्या है, G.W.F. हीगल। ये आदर्शवादी उदारवादी हैं। इनका जन्म हुआ था 1770 में, 1831 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो है अलगाववादी संकल्पना को चेतना के विकास की उत्तरोत्तर अवस्था मानी है। इनका मानना यह था कि जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट होती जाती है, और वही क्या होती है, उत्तरोत्तर अवस्था बाद में बन जाती है। और कार्ल मार्क्स ने जो अपनी जो द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है, ये द्वंद्वात्मक जो तरीका है, वो हीगल से ही इंस्पायर हुए थे, उन्होंने हीगल से लिया था। लेकिन हीगल के द्वंद्वात्मक जो शैली है, उसमें उन्होंने क्या किया था, विचार को अपना कोर आइडिया या सेंटर सेंटर माना था। और हीगल ने क्या माना था, पदार्थ को, वो कार्ल मार्क्स ने जो है क्या माना था, पदार्थ को जो है प्रमुख माना था। किसको माना था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 में, 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने कई ज़बरदस्त किताबें लिखी, जिन्होंने क्या किया, पूरे पूरे संसार को प्रभावित किया अपने कम्युनिज्म की थ्योरी से। ओके। और इन्हीं को जो है इसे आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता के रूप में चित्रित किया, किसने, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ठीक है। और ये किताब क्या है, जब यंग यंग मार्क्स, ठीक है, एक सेपरेशन, एक कैटेगरी है बनाई जाती है, यंग मार्क्स और अडल्ट मार्क्स। ये इसके लिए मैं एक आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यंग मार्क्स और अडल्ट मार्क्स में क्या डिफरेंस है। ये अल्थुजार करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही जो है ये डिफ्रेंशिएशन किया था, इन दोनों लिटरेचर के बेसिस पे किया था। ठीक है, लिटरेचर के बेसिस पे किया था। उसी में इन्होंने ये प्रधान विषय अलगाव का परायापन, एलिनिएशन या सेपरेशन, इस थ्योरी का नाम है, जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी। और ये किस में वर्णित है, तो इस किताब का नाम आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये 1844 में लिखी गई थी। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा में है कि हंगरी के मार्क्सवादी विचारक थे, जिनका नाम था जॉर्ज लुकस। ठीक है। पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि जॉर्ज लुकस जो थे ये कहाँ के थे, तो कहाँ के थे, हंगरी के थे। और हंगरी के थे, किस विचारधारा के थे या विचारक के थे, तो याद रखिएगा ये मार्क्सिस्ट थे। और इनका जन्म हुआ था 1885 में, और 1971 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशकों में जो पूंजीवादी समाज में अलगाव और जड़ वस्तुकरण पर इन्होंने क्या किया था, लेखमाला लिखी थी, जिसमें उन्होंने अलगाव के सिद्धांत को विचारधारा विचारधारा विचारधारावादी धारणा के साथ इन्होंने इसे जोड़ा था। छठवा देखते हैं। आधुनिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक, जिनका नाम था एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम बहुत फेमस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा क्या है, सोशलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है। देखो, रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन को जो है जो आप सोशलिज्म को समझते हैं, दो तरीके से समझा जाता है। एक जो होता है एवोल्यूशन के बेसिस पे, और दूसरा होता है रेवोल्यूशन के बेसिस पे। तो जो रेवोल्यूशन वाला जो एंगल है वो कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वॉयलेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट जो होते हैं वो लोग वॉयलेंस को उतनी तरजीह नहीं देते। उनका मानना यह है कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक
अगर सोशलिस्ट तरीके से समाज को बदलने का प्रयास किया जाए तो समाज में वायलेंस भी नहीं होगा और चीज़ें बेहतर भी होंगी। तो इनका जन्म हुआ था 1900 में और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अलगाव की मार्मिक व्याख्या की, सेपरेशन की, ठीक है, किसने की थी? एरिक फ्रॉम ने। उन्होंने उसमें लिखा भी था कि पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधियों और दूसरों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने से क्या करती है? आपको रोकती है। तो कैपिटलिज्म किस तरीके से, पूंजीवादी किस तरीके से हमें जो है क्या कर रही, खोखली करती जा रही है। अच्छा, कैपिटलिज्म के बारे में जो है सबसे अच्छे तरीके से किसने जो है वर्णन किया है, और कैपिटलिज्म से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख जो राजनीतिज्ञ रहे होंगे उनमें से आप किसी का भी एक नाम बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा आप लोग। आगे देखते हैं सातवां यह है कि यहाँ पे हम लोग अब हर्बर्ट मर्क्यूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हर्बर्ट मर्क्यूस। और ये हर्बर्ट मर्क्यूस कौन है? ये न्यो मार्क्सिस्ट हैं। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी 1923 में। जिसने क्या डेवलप किया था? सोसाइटी में क्रिटिकल थ्योरी को उन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था, ये 1923 में। लेकिन फिर क्या हुआ कि हिटलर का जब जर्मनी में शासन शुरू हो गया तो 1933 में ये वहाँ से भाग गए और जाके यूएस में सेटल हो गए। और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 में, तो फिर ये 1948 से 50 के बीच में ये फिर वापस में आके जर्मनी में सेटल हो गए, वहीं फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में चार बहुत ही फेमस जो है फिलोसोफर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम था, ठीक है, अडॉर्नो, हॉर्खाइमर, हर्बर्ट मर्क्यूस और जर्जेन हबरमास, ठीक है। ये चार लोग रहे हैं जिन्हें क्या माना जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव थे। इन्होंने ही जो है क्रिटिकल थ्योरी को पॉपुलर किया था। अब न्यो मार्क्सिस्ट इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1898 में हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वन डायमेंशनल मैन, स्टडीज़ इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये लगभग 10 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एलटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, हायर और जीडीसी, इवन की नेट जेआरएफ के पेपर में भी यह क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो उन्होंने इसमें अलगाव का प्रभावशाली विश्लेषण किया है, किस तरीके से कैपिटलिज्म जो ह्यूमन टेंडेंसी को चेंज करती है और वो अपने आप में कैसे सिमटता जाता है, अलगाव की ओर कैसे चला जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा। उसने लिखा कि मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह उसके आकर्षक में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को भूल गया। कैपिटलिज्म ने किस तरीके से आपको चारों तरीके से केज्ड कर दिया है, पिंजरे में ला के रख दिया है, और आप जो है क्या कि खुला आसमान, जो नेचुरल थिंग्स हैं, उनसे आप कितनी दूर चले जा रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा। फिर आठवां जो है, अराजकता का समान अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ एनार्किज्म, ठीक है, एनार्किज्म क्या होता है? तो एनार्किज्म का बेसिकली मतलब होता है राज्य जिसमें एग्जिस्टेंस में तो होता है लेकिन राज्य की शक्ति का एकदम अभाव होता है, यानी कि राज्य को पावरलेस कर देना ही बेसिकली अनार्किज्म है। व्यक्ति जो चाहे जैसे चाहे करता जाए। कह सकते हो कि जो नेगेटिव लिबर्टी होती है उसका जो एकदम एक्सट्रीम लेवल होता है, यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है उसका जो एक्सट्रीम लेवल होता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो अराजकता कहलाता है। और अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य मनुष्य के शोषण उत्पीड़न का स्रोत है, इसीलिए वो राज्य को क्या बोलते हैं? आवश्यक बुराई से बोलते हैं। क्या बोलते हैं राज्य को? अराजकतावादी ही कहते हैं, एनार्किस्ट ही कहते हैं कि राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है, ठीक है। और नवा है कि ब्रिटिश दार्शनिक विलियम गॉडविन 1756 से 1836 को प्रबुद्ध अराजकतावादी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, इनलाइटेंड एनार्किस्ट कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक जिसका नाम था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि इन्होंने 1793 में लिखी थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि नस्यतंत्री सरकार और संपत्ति का विषमता मूलक स्वामित्व ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है। तो किस तरीके से राज्य जो है इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है और एक दूसरे को शोषण करने को किस तरीके से वो क्या करता है? बढ़ावा देता है। इस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है विलियम गॉडविन ने, जो कि क्या है? प्रबुद्ध अराजकतावादी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रबुद्ध अराजकतावादी क्या होते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें कि इस टॉपिक पे भी काम करिए, और इस वीडियो को जो है आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।